निरहु जैसे लगता है कि लोगों को कि मेरे घर के हैं, मेरा भाई है, लेकिन धर्मेंद्र जी के प्रति उतना लगाव नहीं पैदा हो पाएगा। उसके मेन कारण तो यही है कि उनका बोलचाल, भाषा, रहन सहने का जो ढंग है वो काफ़ी अलग है। 1.5 साल के समय में जो उन्होंने कार्य किया है वो समझिए कि 5 साल के कार्यकाल में उतना कोई नहीं कर सकता। जुबान पे हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबका साथ सबका विकास, महिलाओं के लिए योजनाएं चलाए, बच्चियों को पढ़ने की व्यवस्थाएं प्रोत्साहित तमाम योजनाएं करके किया गया। देखिए, इसके पहले तो धरातल पर था ही नहीं, केवल कागजों में खाद्यान्न बिकते थे। उस चीज़ को हमारी सरकार ने काफ़ी सुदृढ़ किया है और आगे भी कंप्यूटर काटा हम देने जा रहे हैं ताकि कहीं जो भ्रष्टाचार है उसको दूर किया जाए। नमस्कार। चुनाव की सरगर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है। चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है और लगभग सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट, अपने उम्मीदवार की सूची भी जारी कर दी है। इसी क्रम में द सोशल डाइस की टीम क्षेत्र में लोगों से बातचीत कर रही है। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं जिनसे हम आज बात करेंगे, इनका नाम है श्री अरविंद कुमार जायसवाल, जो आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा के उप विजेता रहे हैं 2022 में। विधानसभा कैंडिडेट रहे और अभी बीजेपी के एक दमखम वाले नेता, क्षेत्र पर लोगों से मिलना जुलना, लोगों से बातचीत करना और लोगों के साथ समय बिताना जिनकी आदत है और जिनकी मेहनत है। आज उनसे हम बात करेंगे क्षेत्र में हो रही समस्याओं के बारे में और चुनावी सरगर्मी के बारे में कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है ये कितनी मजबूती के साथ बीजेपी और विपक्ष लड़ेंगे एक दूसरे से। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। हमें समय देने के लिए आपका धन्यवाद सर। सर, अभी होली बीती है, कैसी रही होली? होली तो इस बार का बहुत शांतिपूर्ण रहा और प्रशासनिक व्यवस्था भी ठीक रहा और बड़े अमन चैन के साथ मैं समझता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई और सभी लोग अपने त्यौहार को बढ़िया ढंग से मनाए और रंगों का त्यौहार है, आपस में मिलजुल करके काफ़ी भाईचारगी का त्यौहार मनाए। और ये तो मूल रूप से प्रशासन की चुस्त व्यवस्था है। चुनावी समय भी चल रहा है तो वैसे भी प्रशासन काफ़ी चुस्त है। सर, चुनावी होली कैसी है? चुनावी होली तो देखिए, बीजेपी का स्पष्ट फंडा है और हमारे प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ जी हैं जो यहाँ से सिटिंग सांसद भी रहे हैं, पुनः वही प्रत्याशी भी बनाए गए हैं और लोकप्रिय व्यक्ति हैं, आम जनमानस के चहेते हैं और एक बड़े भोजपुरी कलाकार भी हैं और माटी से जुड़े हुए हैं और हमारे बगल के ही रहने वाले हैं। यहाँ के संस्कृति और व्यवस्था से काफ़ी चीर परिचित हैं और उन लोगों के बीच में काफ़ी ग्राह्य हैं, लोग उनको पसंद भी करते हैं और मैं समझता हूं कि चुनाव में कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि जो भी प्रत्याशी सामने आएगा उनके कद का नहीं होगा। सर, मैं क्षेत्र में था और अभी मैं अखिलेश कुमार मिश्र जी से भी मिला था, तो बीजेपी समर्थक और बीजेपी के नेता लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव बाहरी प्रत्याशी हैं, सैफई से आए हुए हैं, अखिलेश जी अपनी खानदान से भेजे हुए हैं। तो दिनेश लाल जी भी तो सर बाहरी प्रत्याशी ही हुए यहाँ आजमगढ़ के हिसाब से। देखिए, बाहरी भीतरी तो बात वो जनमानस की हो सकती है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। मैं तो केवल ये जानता हूँ कि जो जैसे यहाँ का कल्चर है, जो हमारे जीने रहने का तरीका है, वो सेम हमारे दिनेश लाल निरहुआ जी का है। बोली, बाणी, भाषा, खाने पीने की जो हमारा सिस्टम है वही सिस्टम उनका भी है। क्योंकि हमारे सपा समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं तो उनका बोल चाल भी हमसे थोड़ा डिफर करता है, उनका रहन सहन भी हमसे डिफर करता है, तो वो आम जनमानस के लिए ग्राह्य मैं समझता हूँ कि नहीं है जितना कि निरहु जी हैं। निरहु जैसे लगता है कि लोगों को कि मेरे घर के हैं, मेरा भाई है, लेकिन धर्मेंद्र जी के प्रति उतना लगाव नहीं पैदा हो पाएगा। उसके मेन कारण तो यही है कि उनका बोलचाल, भाषा, रहन सहने का जो ढंग है वो काफ़ी अलग है और जो आम आदमी जिससे रहता है, निरहु भी एक आम आदमी के तरीके से रहते भी हैं, बिहेव भी करते हैं, इसलिए लोग उनको काफ़ी पसंद करते हैं। कल हम दिनेश लाल जी से भी मिले, उनसे भी हमारी बातचीत हुई, तो हमने उनसे देवरांचल के जो मुद्दे हैं, लोगों के रास्तों की समस्याएं हैं, बाढ़ की समस्याएं हैं, इन मुद्दों पे हमने बात किया। जो कि 2022 का जब उपचुनाव चल रहा था लोकसभा का, तो उन्होंने कहा था कि वो मुद्दे मैं जीतूंगा तो वो सारे मुद्दे सही हो जाएंगे, लेकिन हम जब ग्राउंड रिपोर्टिंग में थे तो वहाँ पे काफ़ी समस्याएं हैं सर।
तो जैसे कि लाइट की समस्या है, रास्तों की समस्या है, सोलर पैनल की समस्या है, हर घर नल, जो जल योजना है नल पहुंचने की, अभी वो भी हर जगह नहीं पहुंच पाई है। तो सर ये कब तक ये काम होने की संभावना है देवरांचल के क्षेत्र के लिए? देखिए, प्रदेश सरकार हमारी चल रही है, देश की सरकार चल रही है बीजेपी की, और हमारे सांसद महोदय को मात्र 1.5 साल के समय में जो उन्होंने कार्य किया है वो समझिए कि 5 साल के कार्यकाल में उतना कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात, सरकार ऑलरेडी उस सारे कामों पर फोकस कर रही है। सांसद या विधायक कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सरकार के एजेंडे में है वो कार्य हो रहे हैं। जो कि देश बड़ा है, प्रदेश बड़ा है, तो कार्यक्रम चल रहे हैं, ये नहीं कहीं रुका हुआ है। चाहे वो आप जो नल की पानी, हर घर नल की व्यवस्था कर रहे हैं, चाहे दीवारा की समस्याओं कर रहे हैं, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे LPG गैस जो बांटा जा रहा है, आयुष्मान कार्ड का हो, चाहे खाद्यान्न योजना के माध्यम से हम खाद्य दे रहे हैं, हर घर को हमने लैट्रिन दे करके इज्जत घर दिया, आवास दिया छत के रूप में, ये सब तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। और जो आयुष्मान कार्ड केवल BPL कार्ड पे ही लोगों को मिलता था, उसको 6 परिवार जिसके भी घर में हैं, 6 लोगों का संख्या है, उन्हें भी हम मुहैया करा रहे हैं। तो आए दिन हम कार्यक्रम चला रहे हैं, लोगों को सुविधाएं मिल भी रही हैं और लोग भी संतुष्ट हैं। क्योंकि क्या है कि एक व्यवस्था में कोई विकास का काम तो होता है, लेकिन जो जेन्युइन विकास है उस चीज़ से लोग जो है महरूम थे, उस चीज़ से लोग वंचित थे। उस चीज़ को मोदी जी ने काफ़ी अप्रिशिएट किया और वो ज़मीनी स्तर पे जो चीज़, जो बुनियादी आवश्यकता है, उस पर उन्होंने काम किया। और लोग महसूस भी कर रहे हैं कि हमारे जो सबसे बड़ी बात है कि हमें खाने की व्यवस्था, हमें रहने की व्यवस्था, हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था, किसान सम्मान निधि की व्यवस्था, तमाम चीज़ों पर उन्होंने चिंतन किया जो अन्य सरकारें नहीं कर पाती थी। इसलिए काफ़ी ग्राह्य है। और हमारे मोदी तो जन जन के जुबान पे हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबका साथ सबका विकास, महिलाओं के लिए योजनाएं चलाए, बच्चियों को पढ़ने की व्यवस्थाएं प्रोत्साहित तमाम योजनाएं करके किया गया। और महिलाएं जो हमारे देश की आधी आबादी हैं, उनके लिए विशेष रूप से हम कार्य कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जब बच्चा पेट में आता है और जब तक धरती पर है, उतना तक की चिंता हमारे दोनों सरकार, प्रदेश और देश की कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। सर, क्षेत्र में जाने के बाद एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है राशन कटौती की। कोटेदार जब राशन दे रहे हैं तो उसमें थोड़ी कटौती हो रही है। देखिए, इसके पहले तो धरातल पर था ही नहीं, केवल कागजों में खाद्यान्न बिकते थे। उस चीज़ को हमारी सरकार ने काफ़ी सुदृढ़ किया है और आगे भी कंप्यूटर काटा हम देने जा रहे हैं ताकि कहीं जो भ्रष्टाचार है उसको दूर किया जाए। मैं मानता हूं कि 100% अभी भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो पाया है जो खाद्यान्न योजना के सिस्टम में, लेकिन 95% तो मान के चलिए कि समाप्त हो चुका है। 5% अगर कहीं इधर उधर कोई कोटेदार दिक्कत कर रहा है तो उसके लिए सरकार जो उससे कहीं आगे चल करके ये जो हम ATM सिस्टम से खाद्यान्न देने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी योजना है। और हर तहसीलों में हज़ारों की संख्या में मशीनें आ गई हैं, गांव-गांव में लगना भी शुरू हो गया, जिससे जो थोड़ा बहुत कहीं अगर दिक्कत भी होगी तो वो दिक्कत दुरुस्त हो जाएगा। सेकेंड लास्ट सवाल है सर मेरा आपसे। जो युवा हैं वो कह रहे हैं कि जो सरकार है राम राज्य का वादा कर रही है, लेकिन इस सरकार में भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया है, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, ये तो एजेंडा है भ्रष्टाचार का, जो भी करें लोग, लेकिन सही बात तो ये है कि जहाँ नौकरी के नाम पर लोग पैसा लेते थे, लिस्ट बनती थी विरोधी सरकारों की, जब सरकार बनी हुई थी इस प्रदेश में, तो वो लिस्ट बनाते थे कि इसको नौकरी मिले, उसको नौकरी मिले, और एक विशेष वर्ग को लोग नौकरी देते थे। लेकिन आपको याद होगा कि इलाहाबाद जैसे यूनिवर्सिटियों में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में छात्र आंदोलन कर रहे थे कि हम पढ़ लिख रहे हैं, हम कंपटीशन दे रहे हैं, लेकिन हमको नौकरी नहीं मिल रहा है। जो पैसा दे रहा है, जो सोर्स लगा रहा है, जो सरकारों से मिले जुले लोग हैं, उनको ही नौकरी मिल रहा है। तो उस चीज़ों को हमारी योगी जी की सरकार ने और देश की सरकार ने पारदर्शिता लाई है और मेरिट के हिसाब से, गुण के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। उसमें कहीं कोई सोर्स किसी की आवश्यकता नहीं है, न कहीं भ्रष्टाचार है। खुला तस्वीर है, जो जिसके योग्य है उसको तमाम नौकरियां जो निकली हैं उसको उनको मिल रहा है। ये लोग कह रहे हैं वैकेंसी कम आ रही है तो पेपर लीक हो जा रहा है। देखिए, चूंकि समाज में तमाम जो इस भ्रष्टाचारी लोग थे वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि इसके पहले उनकी आदत बनी हुई थी। वो लोग ठेका लेते थे कि हम इतने लोगों को नौकरी देंगे, उनको देंगे, उनको देंगे, एक लिस्ट बनाते थे। अब वो लिस्ट बन नहीं पा रही है तो अपना हाथ पैर मारते हैं, उसी में कभी कभी जो है सिस्टम को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। लेकिन आप देखिए, अगर कहीं शिकायत भी होती है
पूर्ववर्ती सरकार में अगर शिकायत भी होती तो लोग उसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेते, लेकिन हमारे महाराज जी की सरकार ने कहा, अरे आरोप लगा, उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं, खत्म करो, फिर से परीक्षा कराओ। ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर से परीक्षा कराने में तो विद्यार्थियों के काफी पैसे भी खर्च होते हैं। देखिए, चूंकि व्यवस्थाएं जब खराब होती हैं तो उसको ठीक करने में स्वाभाविक है कि संघर्ष करना पड़ेगा, लोगों को थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए, डे बाय डे जो है स्थिति ठीक हो रही है, लोगों को विश्वास हो रहा है कि भाई ये इस योग्य था तभी ये जो है पद पे कुर्सी पाया है, नहीं तो पहले अयोग्य व्यक्ति भी कुर्सी पा जाता था, क्यों? किसी संबंध और पैसे के नाम पर। इसलिए आपको इतना भरोसा रखिए कि सफाई हो रही है, थोड़ा बहुत अगर बची है तो वो भी सफाई आगे चल के हो जाएगी, थोड़ा समय लगेगा, हो जाएगी। एक आखिरी सवाल सर आपसे है, सर 2024 के लोकसभा के जो मुद्दे हैं, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएंगे वोट के लिए? अब क्या उनको वादा प्रॉमिस क्या होगा सर? देखिए, जनता एकदम पूर्ण रूप से संतुष्ट है और हम राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। देश हमारा तरक्की कर रहा है, दुनिया के स्तर पे भारत का नाम रोशन हो रहा है और अब तक जितने भी कार्यक्रम चले हैं देश में भारत सरकार की तरफ से, वो पूरी दुनिया के लोग उसको जो है स्वीकार कर रहे हैं कि भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित भारत और संतृप्त भारत जो है बढ़ रहा है आगे, और दुनिया में हम एक स्थान रख रहे हैं और दुनिया में लोग हमें सम्मान की नज़र से देख रहे हैं और मोदी जी को भी लोग सम्मान की नज़र से देख रहे हैं कि एक ऐसा नेता जो देश के अंदर भी नेतृत्व कर रहा है और देश के बाहर भी नेतृत्व कर रहा है और दिशा देने का काम कर रहा है। हम आभारी हैं ऐसे प्रधानमंत्री जी का कि जो देश और दुनिया में दोनों जगह काम करके हम सबका मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। तो आपने अभी अरविंद कुमार जायसवाल जी की बातें सुनी, अपने इन्होंने वादे बताए कि चुनाव जीतने के बाद हम क्षेत्र में इन वादों को, इन कामों को पूरा करेंगे। भ्रष्टाचार पे इन्होंने कहा कि जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा पूरी तरीके से, अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है और 2024 में क्षेत्र में राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर चुनावी मुद्दों के बीच ये लोग क्षेत्र में जाएंगे, जनता से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। ऐसी खबरों के लिए और भी अपने प्रतिनिधि, अपने अगुवा की बातों को सुनने और मुद्दों को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको सारे प्रतिनिधि से मिलकर बात करके आप तक बात पहुंचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।